हेलो गेट एस्पिरेंट्स एंड अचीवर्स। मैं हूं आर के राजेश फ्रॉम इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और आज का ये सेशन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गेट की तैयारी को एक बहुत बड़ा ड्रीम समझते हैं, एक बहुत बड़ा मिशन समझते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो टॉक में हमारे साथ हैं मिस्टर अनमोल। जी हाँ, एक ऐसा चेहरा जिन्होंने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने अचीव किया है 47 ऑल इंडिया रैंक इन केमिकल इंजीनियरिंग। यस, 47 रैंक इन केमिकल इंजीनियरिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं ऐसा इसीलिए स्ट्रेस करके कह रहा हूं बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट को एज ए ट्रायल लेते हैं और उन्हें ये लगता है ये एग्जाम शायद बहुत टफ है। इसी वजह से एक दो साल तो वो उसकी टेस्टिंग में ही अपने को वेस्ट कर देते हैं। So let's welcome Anmol Das, a true example of how the right decision at the right time can change your career paths. अनमोल, आगे की जो भी कन्वर्सेशंस हैं आज सुनते हैं डायरेक्ट अनमोल से। वेलकम अनमोल। थैंक यू सर, आपने बहुत इतना सारे अच्छा इंट्रोडक्शन एस्पिरेंट्स दिया मेरे साथ तो काफी टाइम से वे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर अनमोल का इंटरव्यू कब आएगा। मैं बोला चलो काफी लेट ही हो गया बट अनमोल विल कम। सो अनमोल, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ EII। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। चलिए, आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं जिससे कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो भी गेट 2026 या 27 को टारगेट कर रहे हैं और अगर वो एक केमिकल इंजीनियर हैं तो आपके इंस्पिरेशनल स्टोरी से आई एम प्रेटी श्योर कि वो अपनी स्ट्रैटेजी जरूर चेंज करेंगे और कहीं ना कहीं आप उनके रोल मॉडल में 100% फिट पाएंगे। अनमोल, आप अपनी जर्नी और अपनी फैमिली बैकग्राउंड जैसे आप बताना चाहें वैसे आप बताइए। जी सर, तो थैंक यू सर। और तो सबसे पहले मैं सभी को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम अनमोल, जैसा सर ने बताया। और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और मैंने यहीं से स्कूलिंग की है अपनी। शुरू से मैं रायपुर में ही रहा। मेरे फादर जो हैं वो भिलाई स्टील प्लांट, जो कि सेल का ही एक प्लांट है, वहाँ पे वो एम्प्लॉई हैं। और जो मेरी मदर हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। और तो मैंने जब 11th में गया था तब से मैंने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, जैसा हम लोग हर कोई करता है। मैंने कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर ली और जब मेरी स्कूलिंग खत्म हो गई तब तक मेरा सिलेक्शन भी हो चुका था। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरी रैंक 7000 थी जेई एडवांस में। सो मुझे उसमें तो उस रैंक पे मुझे आईआईटी रोपड़ में केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही थी बीटेक के लिए। तो मैंने उस टाइम पे वही ले लिया और उसके साथ कंटिन्यू किया। फिर 2019 में मैंने ज्वाइन किया था आईआईटी रोपड़। और 4 साल की बीटेक होती है तो मैंने ज्वाइन की थी। और जैसा कि आईआईटीज़ में होता है, जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता लगा कि उतना कोर में कोई ध्यान देता नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे मोस्टली सब सॉफ्टवेयर सेक्टर की ओर ध्यान देते हैं, कोडिंग वगैरह करते हैं, सी प्लस प्लस या फिर जावा में अपनी स्किल्स से इम्प्रूव करते हैं, या फिर नॉन कोर सेक्टर में करियर के लिए देखते हैं, जैसे कि डेटा एनालिस्ट की करियर प्रोफाइल हो गई, या फिर प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गए। कोर में उतना वहाँ पे कल्चर में नहीं है मोस्टली। वहाँ पे हम जब मैंने गया तो मैं भी उसी कल्चर में रंग गया था। मुझे भी कोर में उतना ऐसा इंटरेस्ट था नहीं कि बस सेमेस्टर एग्जाम्स आएंगे तो वो क्लियर करने हैं कि भाई बैक ना लग जाए और एक सही सीजीपीए मेंटेन रहे। तो उस हिसाब से मैंने पढ़ाई की थी अपनी। और पढ़ाई के तो खैर, जब हम सिर्फ सीजीपीए मेंटेन करने के लिए पढ़ते हैं तो उतना जितने भी इंजीनियर हैं सबको पता होगा उतनी पढ़ने की नीड होती नहीं है। जनरली आप एग्जाम के कुछ दिन पहले ही पढ़ते हैं और अच्छे नंबर आ जाते हैं। बाकी उसके अलावा मैं कॉलेज में अपनी फोटोग्राफी सोसाइटी में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ। मैं उसमें कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ और डिफरेंट जो फेस्ट होते हैं, इंटर आईटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन होते हैं, मैं उसमें भी एक्टिव था, उसमें पार्टिसिपेट करता था। फोटोग्राफी और ट्रैवलिंग मुझे बड़ी पसंद है। बीटेक में मैंने तो मुझे कभी लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा मैंने ट्रैवलिंग की है। मैंने हिमाचल प्रदेश से लेके उत्तराखंड से लेके नॉर्थ साउथ बहुत जगह ट्रैवल किया है। तो ये था कॉलेज लाइफ का। फिर जब थर्ड ईयर आता है तो सबको थोड़ा सा सीरियसनेस आता है कि यार थर्ड ईयर आ गए, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे वहाँ कोर के लिए तो उतना कल्चर था नहीं, तो गेट की तैयारी तो कभी माइंड में आई नहीं कॉलेज में कि गेट करना भी है। तो दिमाग में ऐसा था कि यार नॉन कोर में जाना है। तो फिर मैंने वहाँ थर्ड ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैंने मशीन लर्निंग, पाइथन और एसक्यूएल, पावर बीआई जैसे जो डेटा एनालिसिस के टूल्स होते हैं, इनको मैंने यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया था
कि इसमें मेरा प्लेसमेंट हो जाए, और 7 सेमेस्टर में मेरी प्लेसमेंट भी हो गई थी, और 8 सेमेस्टर पूरा फ्री था, बस प्रोजेक्ट थे वो करने थे और कुछ इलेक्टिव कोर्सेज थे। और स्टिल उस टाइम पे गेट के लिए सीरियस था ही नहीं कि गेट नहीं देना है, और ये 2023 की बात होगी। उस टाइम तो ऐसा था कि बस नॉन कोर में ही जाना है, इसी में करियर रहेगा आगे। जब फिर तो मैंने ना गेट, जब मैं थर्ड ईयर में था तब 2022 में गेट हुआ था, जो हम फर्स्ट अटेम्प्ट चाहें तो कई लोग देते हैं थर्ड ईयर में, तो मैंने वो नहीं दिया था। फिर जब मैं फोर्थ ईयर में भी था 2023 वाले में, तब भी मैंने नहीं दिया था। और चूंकि प्लेसमेंट हो रखी थी तो मैंने 24 का भी नहीं भरा था, जो 23 के अक्टूबर में जनरली भरना होता, तो मैंने वो भी नहीं भरा था क्योंकि प्लेसमेंट हो चुकी थी। तो इस तरीके से मैंने 22, 23, 24 का गेट दिया ही नहीं था। तो मैं कंपनी ज्वाइन कर ली। जब कंपनी ज्वाइन की, वहाँ जाके पता लगता है कि जो एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे भी प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी होती है। हमने स्किल जरूर डेवलप की, बट वो स्टिल उतने डेप्थ में नहीं थी जितनी रिक्वायर्ड थी। हमने तो बस इतनी डेवलप कर ली थी कि कैंपस प्लेसमेंट लग जाए। बट जब वहाँ पे गए तो पता लगा कि और स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उतनी स्किल्स नहीं हो पा रही थी, मैनेज नहीं हो पा रहा था कंपटीशन, बिकॉज केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और बाकी लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से भी आते हैं। तो उस डेटा साइंस की फील्ड में कंपटीशन टफ हो जाता है वहाँ जाके भी। तो और प्रोजेक्ट्स उतने थे नहीं, मार्केट भी डाउन है प्राइवेट कंपनीज का, जैसे हम जानते हैं अभी रिसेंट 2-3 ईयर्स में उतने जॉब्स से रिलेटेड मार्केट तो डाउन ही है। तो प्रोजेक्ट्स की कमी थी उनके पास, और जितनी मेरी स्किल्स थी उसके हिसाब से मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पा रहे थे। तो कंपनी वालों ने कहा कि जो एचआर होते हैं कि या तो तुम रिज़ाइन अभी कर दो या फिर बेंच पर रहोगे तो दिक्कत जाएगी, हो सकता है बाद में टर्मिनेट कर दिया जाए अचानक से इमीडिएटली। तो ऐसा उन्होंने कहा, तो ड्यूअल थॉट आ रहे थे वहाँ पर, डबल डबल थॉट्स चल रहे थे माइंड में कि रिज़ाइन कर दिया जाए, नहीं किया जाए, इसी फील्ड में रहा जाए कि क्या किया जाए। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैंने आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से बीटेक किया है और केमिकल इंजीनियरिंग में किया है, तो मुझे इसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी और फील्ड में जाऊंगा तो इसकी वैल्यू नहीं रह पाएगी कि मैंने अभी बीटेक किया है आईआईटी से। तो मैंने सोचा कि बेस्ट यही होगा, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि उस टाइम क्या किया जाए। और तो मैंने सोचा कि बेस्ट यही है कि जो मैंने एजुकेशन ली है बीटेक में उसी को ही कंटिन्यू किया जाए। और केमिकल इंजीनियरिंग कभी मुझे बोरिंग नहीं लगी थी, ऐसा भले मैं कोर में गया नहीं, लेकिन इसका ये सेंस नहीं था कि मुझे केमिकल इंजीनियरिंग पसंद नहीं है। जब मार्क्स लाने के लिए भी पढ़ते थे तो समझ सब आता था अच्छे से, पर जैसे कि तैयारी डीप में नहीं की थी। तो मुझे लगा कि इसी में जाना चाहिए, और फिर मैंने रिज़ाइन दिया दिसंबर में, और जनवरी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। जनवरी 2024 से अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, 25 गेट के लिए। अब उस टाइम फिर मुझे था कि इंस्टीट्यूट चाहिए कि सेल्फ स्टडी करूँ कि क्या करूँ। तो मुझे ये लगा कि ऑनलाइन ही पढ़ूंगा मैं, बिकॉज मुझे कोविड के टाइम भी हमारा कॉलेज ऑनलाइन लगा था, तो वहाँ से मुझे एक आइडिया था कि ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकती है। कई बार एक मिथ होता है कि ऑनलाइन हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। तो मैंने ऑनलाइन के लिए सर्च किया, तो पता लगा बहुत सी वेबसाइट्स पे मैंने सर्च किया। तो मुझे अब ये पता लगा कि लोगों की गाइडेंस मिली कि EII एक कोचिंग है जो कि केमिकल इंजीनियर्स के लिए स्पेशली बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देती है। उनके नोट्स अच्छे होते हैं, कोर्सेज अच्छी हैं, क्लासेस अच्छी हैं, जो वे ऑफ टीचिंग है बड़ा अच्छा है, टेस्ट सीरीज अच्छी है। तो वहाँ से मुझे EII के बारे में पता लगा। और जो बैचेस स्टार्ट होने वाली थी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर की जो थी ऑनलाइन बैच थी, वो मुझे याद है 8 मार्च से स्टार्ट हुई थी हमारी, 8 मार्च 2024 से। मार्च में हमने तो स्टार्ट जी, जी। किया। तो फिर मैंने उसमें तुरंत ही एनरोल कर लिया। मुझे याद है शायद मैं तो फ़ेब में ही एनरोल कर लिया था, फ़ेब या जनवरी में ही। लेकिन अब फिर भी टाइम बचा था, 2 मंथ का टाइम था, इसमें क्या किया जाए? तो मुझे लगा इसको भी मुझे वेस्ट नहीं करना है। तब तक के लिए मैंने ऑनलाइन जो यूट्यूब में रिसोर्सेज़ हैं, जो और भी एजुकेटर्स वगैरह होते हैं, जो फ्री के कंटेंट अवेलेबल हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वो मैंने किए। अब लेकिन ये भी है कि जो फ्री का कंटेंट होता है, उसमें हर चीज़ तो वो नहीं बताएँगे, लेकिन एक ओवरव्यू आ जाता है कि हाँ, अच्छा करेक्ट, ये है केमिकल इंजीनियरिंग, एक करेक्ट। फ्लो मिल जाता है। हाँ, तो मैंने जितना हो सका था उतना 2 महीने में किया, बट स्टिल वो बस एक प्रैक्टिस कुछ की नहीं थी, ऊपर-ऊपर से ही पढ़ा था, वो भी डेप्थ में नहीं पढ़ा था, तो लेकिन एक आइडिया आ गया उसमें से। देन फिर जब मार्च में क्लासेस स्टार्ट हुई, तब मैंने प्रॉपर फॉलो किया कोचिंग को, जो सब्जेक्ट्स चल रहे थे। पहले हमारा हीट ट्रांसफर से स्टार्ट हुआ था, देन फ्लूइड मैकेनिक्स, देन सीआरई भी पैरेलल में चालू हो गया था, तो हमें वो पढ़ाया जा रहा था, तो मैंने प्रॉपर वही फॉलो किया। कई बार हमारे पास क्या होता है, ऑलरेडी माइंड में फेड रहता है कि कुछ कंसेप्ट्स, कुछ सब्जेक्ट के हमने इस तरीके से सीखे हैं, लेकिन जब हम नई चीज़ जब सीखते हैं कहीं से भी, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम माइंड को खाली करें, क्योंकि जो नया हम चीज़ नए सीख रहे हैं कंसेप्ट वो आप ज्यादा से एक ज्यादा नया ग्रैब। कंसेप्ट, जी, 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 इज़िली ग्रैस्प कर पाएँगे। तो फिर मैंने भी वही किया। भले मैंने पहले पढ़ा ज़रूर था, जैसे मैंने बताया कॉलेज के टाइम पे भी और यूट्यूब में भी, लेकिन मैंने पूरा माइंड खाली किया, और जो सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया था, प्रदीप सर ने ही ट्रांसफ़र की क्लास चालू की थी,
और फिर लगभग जब कन्वेक्शन पार्ट आया तब तक तो मैं जम चुका था टीचिंग में, कि जो चल रहा है एकदम फ्लो बन गया था कि सुबह के टाइम क्लासेस अटेंड करनी है, जो लाइव लेक्चर्स होते हैं कभी कभी छूट भी जाते थे, रिकॉर्डेड कर लेता था, लेकिन डेली करता था। हो सकता है कि हमसे लाइव लेक्चर छूट जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये ट्राई करना चाहिए कि जो लेक्चर है वो उसी दिन खत्म हो जाए और नेक्स्ट डे हम न्यू लेक्चर ही शुरू करें। तो मैं डेली लेक्चर देता था, लेक्चर सुनता था, और फिर जो दोपहर का टाइम होता था मैंने उसको रखा था अपने सेल्फ स्टडी के लिए। और सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए हमें। फिर लगभग 2 मंथ्स के बाद आई गेस, जो हमारा मटेरियल था जिसमें गेट की बुकलेट थी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट थी, ई डबल ने वो भेजा, उसके साथ साथ एप्टीट्यूड इंग्लिश और मैथमेटिक्स की भी एक बुक भेजी थी। तो मैं साथ ही साथ वो भी प्रैक्टिस करते जाता था, और जो क्लास में क्वेश्चन सर कराते थे उसको भी मैं अपने नोट्स में लिखता था और उनको वापस से करता था जब सर की क्लासेस खत्म हो जाती थी। तो मैंने प्रॉपर वो चीज़ फॉलो की है। और इसी बीच मुझे याद है जून के अराउंड नोटिफिकेशन आई थी RCFL एंड NFL की, तो मैंने उस टाइम में प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी बिकॉज सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, बट स्टिल मैंने वो वाले पेपर दिए। दोनों के ही रिटर्न क्लियर हुए थे, बट RCFL का इंटरव्यू तो नहीं हो पाया, बट NFL का मैंने अभी इंटरव्यू दिया है। लेट्स सी क्या होता है। तो उसी के साथ साथ मैंने और भी PSUs के पेपर वगैरह भी दिए थे, और दिसंबर में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। लेकिन मैं थोड़ा टेस्ट सीरीज में लेट हो गया था, मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि शायद दिसंबर में ही मुझे जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं वो और दे देने चाहिए थे। बट एनीवेज उस टाइम मैं नहीं दिया था, लेकिन मैंने जनवरी से स्टार्ट कर दिए थे। तो जनवरी से मैंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो थी EII की, उसमें मेरे ख्याल से 48 टेस्ट थे टोटल। लेकिन मैं सारे तो नहीं दिया, लेकिन मैंने 45 टेस्ट दिए थे उसमें। तो मैं डेली स्टार्टिंग में तो मैंने 2 हफ्ते डेली 2-2 दिन, मतलब एक दिन में 2 टेस्ट दिए थे, ऐसा किया था। मॉर्निंग के टाइम एक टेस्ट, फिर आफ्टरनून में उसका एनालिसिस, फिर थोड़ा ब्रेक, फिर शाम के 6 बजे एक टेस्ट, फिर डिनर, देन उसके बाद रात में सोने से पहले एनालिसिस। तो थोड़ा हेक्टिक था वो 2 हफ्ते, लेकिन उसके बाद मेरे अच्छे खासे टेस्ट कवर हो चुके थे, लगभग 30 टेस्ट हो चुके थे। देन जो मेरे टेस्ट बचे थे वो मैंने एक दिन में एक एक लगाए। एक दिन में सुबह मॉर्निंग के टाइम, जिस टाइम गेट का पेपर था मॉर्निंग का 9:30 to 12:30, उस टाइम पे एक टेस्ट। देन बाकी के दिन भर में उसकी एनालिसिस। ऐसे ही मैं करता गया। और जब गेट का पेपर आया तो अब ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ कि अरे कुछ अलग चीज़ दी जा रही है, क्योंकि बॉडी माइंड सब प्रिपेयर हो चुका था वो 3 घंटे के लिए। पूरा एडजस्ट हो चुका था, एकदम रोड मैप तैयार हो गया था कि अच्छा पेपर 9:30 को स्टार्ट होगा, पहले हमें कौन सा सेक्शन करना है, पहले मुझे कौन सा करना है, 2 घंटे में कितने करने हैं, लास्ट के 1 आवर में कितने करने हैं, कितनी स्पीड रखनी है। और जो टेस्ट सीरीज के लेवल थे वो भी एक समझ में आ गया था गेट का पेपर देख के कि अच्छा ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में जा रहा है पेपर। तो उसके अकॉर्डिंग समझ में आ गया था कि स्पीड कैसी रखनी है, और कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, कौन से बात के लिए रखने हैं। तो टेस्ट सीरीज ने भी बहुत मेरी हेल्प की। और बल्कि मैं कहूँगा सिर्फ टेस्ट सीरीज गेट के लिए हेल्प नहीं किया, उसके जस्ट 1 वीक बाद ONGC का भी पेपर था 23, वो आई गेस पेपर था 23 फरवरी को। तो टेस्ट सीरीज ने वहाँ भी जो उसके भी टेक्निकल क्वेश्चंस थे उसमें भी हेल्प की। और जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट था ONGC का थोड़ा टफ जरूर आया था, लेकिन उसमें भी जो गेट की बुकलेट थी उसमें मुझे हेल्प मिली ONGC की प्रिपरेशन में भी। और उसका भी मैंने इंटरव्यू दिया अभी, मेरा लास्ट 15 अप्रैल को ही इंटरव्यू था उसका भी। तो अभी तक तो ये जर्नी रही है, एंड लेट्स सी आगे अब और इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे, तो मैं PSU टारगेट कर रहा हूँ। सो उसके लिए मैं अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ। देखते हैं अब आगे कैसा रहता है जर्नी का एंड। चलिए, बहुत जल्दी इन्होंने अपनी सारी स्टोरी को अपने हिसाब से इन्होंने समराइज कर दिया। बट कुछ चीजें अभी भी है जो मुझे इनसे पूछनी चाहिए, शायद इसलिए क्योंकि ये सवाल मेरे नहीं होंगे, ये सवाल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के होंगे। और ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो करंट ईयर का जो पेपर हुआ गेट 2025 का, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि ये पेपर बहुत लेंदी है, बहुत सारे ने कहा बहुत इजी है, और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि पेपर ये मॉडरेट है। बट अगर मैं इनकी जो कट ऑफ और मार्किंग्स, अगर टॉप 50 AIR की अगर मैं बात करूं, तो नॉर्मली ऐसा नहीं है कि पेपर 90+ पे AIR 1 या अंडर 10 की मार्किंग गई। तो एक पेपर्स के लिए सिलेबस को प्रिपेयर करना, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, अपनी स्कोरिंग एबिलिटी को एनहांस करना, और साथ में ये कोर्सेज करना कि एग्जाम्स में मैं अपने आप को कितने अच्छे टाइम मैनेजमेंट में रख सकता हूँ, कितनी मिनिमम
पेनल्टी मार्क्स को मैं मेंटेन कर सकता हूँ। शायद ये सारी स्किल्स अनमोल ने बहुत शॉर्ट में बताया कि जो टेस्ट पेपर को इन्होंने इतना सीरियसली लिया। इन्होंने खुद बताया कि मैं एक दिन में कई बार 2-2 3-3 फुल लेंथ टेस्ट दिए, और वो भी उस फॉर्मेट पे दिए जिस फॉर्मेट पे इनको लगता था कि गेट के एग्जाम के लिए मुझे 3 घंटे बैठने चाहिए, तो 3 घंटे बैठ करके दिया, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन हॉल में वो प्रेशर्स नहीं फील कर पा रहे थे। एम आई राइट अनमोल? यस सर। अच्छा, कहाँ से ये चीज आपको लगी? बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बीटेक को कंप्लीट करने के बाद, इनफैक्ट एमटेक कंप्लीट करने के बाद भी प्राइवेट सेक्टर्स में बीइंग एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और सम अदर काइंड ऑफ जॉब में इंडल्ग हो जाते हैं ड्यू टू एनी रीजंस, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आखिर वहां से फिर क्या टर्न अप, क्या इनके दिमाग में ऐसा आया कि मुझे प्रिपेयर गेट, इन्होंने जैसा कहा कि मेरा हार्ड कोर सब्जेक्ट है 4 साल का बीटेक का, मैं उसे वेस्ट कैसे जाने दूं? और वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग डिसीजन था जिसने इनको कॉम्पेल किया कि मैं अपने सब्जेक्ट्स में मैं इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करूं, सो दैट कि एक दिन ये एग्जाम्स मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो सके। जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स होते हैं या होंगे, सॉरी, उनके लिए आप प्रिपरेशंस के लिए अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप उन्हें क्या गाइड करोगे कि कब स्टार्ट करें, क्या ना करें? सर फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए तो मैं ये भी कहूँगा कि मेरी भी कुछ कुछ मिस्टेक्स रही थी, क्योंकि मैं अब इस पॉइंट तक आ गया हूँ कि मेरा बीटेक भी हो गया है और बीटेक हुए 2 साल हो चुके हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अपनी मिस्टेक्स को ही उनको बताना चाहूँगा कि आप उससे सीख सकते हैं। जैसे मैं ज़रूर, मैंने भले अंडर 50 रैंक आ गई, फर्स्ट अटैम्प्ट ज़रूर था, लेकिन एक ये बात भी है कि मुझे ग्रेजुएट हुए 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों में जैसे कई अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाएंगी। भले मैं अंडर 50 रैंक है, लेकिन जैसे मैं गेल के लिए एलिजिबल अभी नहीं हूँ, मैं ईआईएल के लिए भी एलिजिबल नहीं हूँ, बिकॉज उनको 24 और 25 पास आउट स्टूडेंट्स चाहिए। तो मेरी गाइडेंस यही रहेगी कि आप, बेहतर होगा, भले आप फर्स्ट ईयर में ना करें, लेकिन आप सेकेंड ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूचर के एस्पिरेंट्स हैं, वो सेकेंड ईयर तक तो ट्राई कर ही लें कि डिसाइड कर लो उन्हें किस फील्ड में जाना है। जैसे मैंने आप अपने इंट्रोडक्शन में शॉर्ट में बताया था कि मैंने थर्ड ईयर में चालू की थी प्रिपरेशन। देखा जाए तो थर्ड ईयर तक उतना वेट नहीं करना चाहिए, ये मैं खुद एक्सेप्ट करूंगा, ये मेरी एक मिस्टेक थी उस टाइम पे। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि हमने डिसाइड ही नहीं किया हमें कहाँ जाना है, अब कुछ ना कुछ करना है तो कुछ तो कर लो, ऐसा हो जाता है थर्ड ईयर तक आते आते। तो मैं चाहूंगा कि वो चीज़ ना हो। सेकेंड ईयर एक बहुत अच्छा टाइम होता है, क्योंकि कई बार जैसे स्पेशली जैसे मैं आईआईटी में था, तो बहुत ही बार माइंड में ये रहता है कि यार 11 12 में तो बहुत पढ़ लिया है, कॉलेज जाके हमें इंजॉय करना है, मस्ती करनी है। तो फर्स्ट ईयर बहुत होता है मस्ती करने के लिए, बहुत से फेस्ट होंगे, इंजॉयमेंट होगी, सब होगा। सेकेंड ईयर से थोड़ा सिंसियर होके अपनी स्टडीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए। और आप किसी भी फील्ड में जाएं, सीजीपीए तो इम्पोर्टेंट होता ही है, तो आपको अपना कोर तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब उसके अलावा फ्यूचर में क्या, जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको जाना ही कंप्यूटर साइंस में होता है, लेकिन रैंक ऐसी आ जाती है कि कॉलेज के चक्कर में वो रैंक में सिविल या केमिकल या ऐसे कोर ब्रांचेस ले लेते हैं। अब उनका क्लियर है कि उनको जाना ही कंप्यूटर साइंस में है, करना ही कोडिंग है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी है या वेब डेवलपमेंट करनी है, ऐप डेवलपमेंट करनी है। तो ऐसे कुछ मेरे भी दोस्त थे कॉलेज में और दे वर वेरी क्लियर, वो तो सेकेंड ईयर से चालू हो गए थे कोडिंग करना, कोडिंग क्लब भी ज्वाइन कर लिया था। ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं कोडिंग के, उसमें भी वो लगाते थे, लेट कोड और ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है, उसमें कोडिंग करते थे और एग्जाम के टाइम पे अपना कोर का पढ़ लेते थे। तो यदि कोडिंग में जाना है तो आप सेकेंड ईयर में ही सब कुछ क्लियर कर लो और कोडिंग में ही अपना टाइम दो। लेकिन यदि, कैरी ऑन, कैरी ऑन, सर यू आर देयर। कैरी ऑन। और जी जी, और सर इसी प्रकार यदि किसी को नॉन कोर सेक्टर में भी जाना है तो भी सेकेंड ईयर बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपके पास सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अच्छा रहेगा। आप नॉन कोर जाना चाहते हैं तो आप इंटर्नशिप जरूरी होती है उस पर, और इंटर्नशिप जितनी अच्छी होंगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो सेकेंड ईयर से तैयारी अच्छी रखेंगे तो आपको थर्ड ईयर के एंड तक इंटर्नशिप अच्छी मिल जाएगी। कोर के लिए भी जैसे कि मुझे ये लगा, भले मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक आ जरूर गई, तो मैं ये जरूर कहता हूँ यदि आप सेकेंड ईयर से तैयारी चालू करेंगे गेट की, तो हो सकता है जब आप अपने फोर्थ ईयर में होंगे और उस टाइम पे जब आप गेट देंगे तो आपने सेकेंड ईयर तैयारी की, थर्ड ईयर भी तैयारी की और फोर्थ ईयर की भी आपका, आधा मान लो फोर्थ ईयर का आधा सेमेस्टर आपकी तैयारी में गया, तो आप फोर्थ ईयर में ही आपके पास एक अच्छी रैंक रहेगी, आप कॉलेज से निकलते ही आपके पास एक अच्छी रैंक रहेगी। और उस रैंक के थ्रू आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी ओपन रहेंगी, आप किसी भी पीएसयू में जा सकते हैं, आप
और चूंकि एमटेक पीएचडी में तो शायद एज की लिमिट जैसा नहीं होता है, वहाँ आपके लिए गेट्स ओपन रहेंगे। और पीएसयूज में भी आप हर पीएसयू आपके लिए ओपन रहेगा यदि आप फोर्थ ईयर में एक अच्छी रैंक ले आते हैं तो मैं स्टूडेंट्स को वही गाइड करूंगा कि बेहतर होगा आप सेकंड ईयर से ट्राई कर लें। और ऐसा गेट का जो मैंने एग्जाम दिया है, मैंने जेई का भी दिया है, गेट का भी दिया है, तो मैं कंपैरिजन यदि दोनों का करूं, हालांकि दोनों डिफरेंट एग्जाम्स हैं, एक इंजीनियरिंग का है, एक में 11-12 की फिजिक्स मैथ्स आती है, लेकिन मैंने अभी भी यही पाया कि गेट रिलेटिवली इजी है एज कम्पेयर टू जेई। मुझे अभी भी ये लगता है जेई के टाइम मैंने ज़्यादा मेहनत की थी, गेट रिलेटिवली इजी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार हो सकता है लगे सेकंड ईयर में गेट की तैयारी चालू कर देंगे तो बच्चों को लगेगा कि हम तो और कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इंजॉय नहीं कर पाएंगे दोस्तों के साथ, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत इंजॉयमेंट भी लोग करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, मेमोरीज बनाते हैं, ये सब तो नहीं हो पाएगा, मिस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, गेट क्या के लिए आप ना इफेक्टिव टाइम मैनेज करेंगे, अपने दिन के 24 घंटे को आप ढंग से मैनेज करेंगे यदि, तो आप बकायदा सारी चीज़ें कर लेंगे। आप इंजॉय भी कर सकते हैं, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस एक साल में ऐसा नहीं था कि मैंने दिन भर मतलब मैंने 10-11 घंटे पढ़ा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि कोचिंग में ऑलमोस्ट 4 घंटे जाते थे, 2 घंटे की क्लास सुबह होती थी, 2 घंटे की शाम को होती थी, जब दोनों क्लास पैरेलल लगती थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक ही क्लास लगी है एक दिन में, तो ये 4 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। और इस कोचिंग के अलावा मैंने दिए होंगे मिनिमम 4 घंटे दिए हैं, और मैक्सिमम कभी मैं पढ़ाऊंगा तो वो 6 घंटे तक पढ़ाऊंगा, वो भी डेली नहीं, कभी कभी। लेकिन डेली कंसिस्टेंट रहने के लिए मैंने मिनिमम 4 घंटा तो पढ़ा ही है, ऑन एन एवरेज 4 घंटा, कभी 4.5 घंटा। ये मोर देन इनफ होता है। आप प्रोडक्टिवली इफेक्टिवली 4 घंटा भी ढंग से निकाल लें गेट के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, कि जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आज के दिन में उनके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। पीवाईक्यूज को आप एक बार, दो बार, 3 बार लगाइए। मैंने तो 2 बार लगाए थे पीवाईक्यूज सारे सब्जेक्ट्स के, जो 30 ईयर्स के पीवाईक्यू होते हैं, 2 बार लगाए थे। तो उस 4 घंटों में हो जाता है। आप डेली 4-4 घंटे ऐसे आप करेंगे तो अच्छे से टाइम मैनेज हो जाएगा। तो जो कॉलेज में भी बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को, क्योंकि कॉलेज में आपको 3 साल मिल गया है, मुझे तो 1 साल मिला, आपको 3 साल मिल गया, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का भी आधा पार्ट, तो इसको आप चार को आप 3 घंटा भी शायद कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप मैनेज करके आप कॉलेज की एक्टिविटीज़ में भी पार्ट ले लेंगे, पर्सनैलिटी डेवलप भी आप कर लेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो जाएगी, उसके साथ आपकी गेट की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो आप इंजॉयमेंट, मेमोरीज और करियर सब तीनों आप साथ में बना सकते हैं। तो मैं वही एडवाइस दूंगा कि सेकंड ईयर से करेंगे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं तो अच्छा है। लेट भी होते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने तो बहुत लेट चालू किया था, मैंने तो पास आउट होने के बाद चालू किया, तो आप मुझे भी देख सकते हैं, तब भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। लेकिन बेहतर होगा, टाइम है तो आप पहले से कर लीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ऑनलाइन क्लास में कंटेंट कितना सफिशिएंट मिलेगा। क्या ऐसा है कि जस्ट एक ओवरव्यू सब्जेक्ट का एक ऑनलाइन क्लास में दे दिया जाता है? बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी मिथ है कि शायद क्लास में वो कंटेंट नहीं दी जा सकती जो शायद एक ऑफलाइन में ही मिलता है। आपने क्या रियलाइज किया जब आप ऑनलाइन क्लास हमारे साथ कर रहे थे? अ, सर पहले तो मैं इसमें ये भी बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, हर स्टूडेंट का एक डिफरेंट तरीका होता है चीज़ों को मतलब पढ़ने का, सीखने का। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इमीडिएट डाउट्स पूछते हैं, कि टीचर ने पढ़ाया बोर्ड में और तुरंत डाउट पूछा और तुरंत उनको क्लियर होना चाहिए। और मेरा हालांकि ऐसे था कि मुझे ये था कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ आए ना आए, लेकिन मैं पूरा क्लास सुनता था, और बाद में देखो डाउट्स आ रहे हैं तो भले मैं टीचर से क्लियर करूं। तो मेरा ये तरीका रहता था कि वो फ्लो ना टूटे, एक फ्लो चालू हुआ है तो उसमें कंसंट्रेट करके सुना जाए। तो मेरे लिए तो लाइव और ऑनलाइन क्लास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, क्योंकि मुझे पर्सनली एक थोड़ा कंफर्ट जोन लगा था कि मेरा अपना खुद का घर है और कहीं ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, लैपटॉप खोलने हैं, लेक्चर्स को फ्लो हो ध्यान से जाएगा। सुनना है। जी जी। और जो भी बताया जा रहा है, डाउट्स आया तो सर लोगों के व्हाट्सएप नंबर तो रहते ही थे, कॉल कर लो, या सर खुद कहते थे कि फील फ्री टू कॉल अस, तो वो किया जा सकता था। बाकी जो डेप्थ की जहाँ तक बात है कॉन्सेप्ट की, तो बहुत डेप्थ में पढ़ाया गया है। बिकॉज जो हीट केमिकल इंजीनियरिंग में हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स और मास ट्रांसफर, ये तीनों एनालॉगस टाइप के हैं बहुत सारे कंसेप्ट्स में। इनमें एनालॉगी है कि आपने एक कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आपको बाकी के दो भी आ जाएंगे। तो मुझे याद है जब प्रदीप सर पढ़ा रहे थे हीट ट्रांसफर, तो उन्होंने कंडक्शन के बाद कन्वेक्शन शुरू किया था, और कन्वेक्शन उन्होंने बहुत ही डिटेल में, डेप्थ में पढ़ाया था हीट ट्रांसफर में। उन्होंने उसी टाइम कह दिया था कि मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि फ्लूइड मैकेनिक्स और मास ट्रांसफर के टाइम आपको ईजी हो। और वो वाकई ईजी हुआ था। तो ऐसा नहीं था, इससे कई बार थोड़ा स्टूडेंट्स के बीच बात चलती है कि सर ने उड़ा दिया, कई लोग कहते हैं कि किसी सर ने उड़ा दिया, ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सर ने बहुत ही डिटेल में, डेप्थ में पढ़ाया था एक एक सब्जेक्ट। मैंने तो कन्वेक्शन के एग्जाम्पल के लिए बताया,
तो जो सर ने जिस तरीके से कन्वेक्शन को पढ़ाया था ना बहुत डिटेल में, ऐसा था कि पहले मुझे लगता था कि ये रटना पड़ेंगे ये सारी चीज़ें, डायमेंशनलेस नंबर है और बहुत सारे जो टर्बुलेंसी की जो इक्वेशंस के रिलेशंस होते हैं, जो हाइजेनफोल्ड इक्वेशन होती है, डार्सी इक्वेशन होती है, मुझे लगता था कि ये याद कैसे होंगी, ये सब तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगते थे कि इतने सारे कॉन्स्टेंट्स हैं और कैसे होगा। लेकिन सर ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया था, याद ही करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो बस समझ में आ गया कि एक ही बार में समझ में आ गया, जिस तरीके से सर ने उस सारी चीज़ों को स्टोरी टेलिंग की तरह एक बताया था, कन्वेक्शन कैसे हो रहा है और उसका मास ट्रांसफर और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी कैसा उस सेम कंसेप्ट को यूज़ होता है जो हीट ट्रांसफर में हो रहा है सिमिलर तरीके से। तो ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया जाएगा, सारी चीज़ें डेप्थ में डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, तो ये बात तो है। या बहुत सर सारे अनमोल ने अपने सीक्रेट्स को ओपन भी कर दिया। तो अनमोल, गेट स्कोर तो आपने अचीव कर लिया 47। आगे के जो आपके फ्यूचर्स प्लान्स है वो पीएसयूज जी जी सर। है ना? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके दिमाग में फिर से कहीं ऐसा आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर फिर से मुझे सिंगल डिजिट क्रैप कर लेने? सर वैसे अभी करंटली तो ऐसा नहीं आ रहा है हम्म, कि मुझे एक और अटेम्प्ट है कि सिंगल डिजिट रैंक लानी चाहिए, हम्म, बिकॉज मोस्टली है कि अभी चूंकि टारगेट पीएसयू है और ये सभी ट्रेंड में है कि बहुत से पीएसयूज अपना सीबीटी ले रहे हैं, हम्म, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले रहे हैं, हम्म, और कम पीएसयू रह गए हैं जो गेट से ले रहे हैं। तो हालांकि गेट की रेलेवेंस अभी भी है, बिल्कुल है, क्योंकि गेट की तैयारी हम करेंगे तभी तो हम सीबीटी के लिए भी प्रिपेयर होंगे। बिल्कुल लेकिन जो रैंक वाला फैक्टर एक होता है कि जैसे बार्क और एनपीसीआईएल लेते हैं गेट से अभी भी, पर उन लोग उसका वेटेज नहीं लेते हैं कि वो वेटेज ले लें जो हमने मार्क्स लाए हैं या स्कोर किया है गेट का, वो बस ये कट ऑफ के लिए ले लेते हैं। और जो बाकी जहाँ पे मैटर कर जाता था रिटर्न का स्कोर, वो लोगों ने तो सीबीटी ले लिया है, जैसे ओएनजीसी ने लिया है और बाकी के एनएफएल वगैरह में भी रिटर्न का वेटेज होता है। तो अभी करंटली तो ऐसा मेरा प्लान नहीं है कि मैं सिंगल डिजिट के लिए जाऊँ, बिकॉज मार्क्स वाइज भी देखें तो उतना डिफरेंस होते नहीं है सिंगल डिजिट और डबल डिजिट में, क्योंकि जैसे जैसे मार्क्स नीचे आते हैं तो बच्चे बढ़ते चले जाते हैं, माइनर माइनर सी मिस्टेक्स में मतलब 2 नंबर 3 नंबर में ही लगभग कभी कभी 20-15 रैंक का अंतर आ जाता है। तो ऐसा तो मेरा नहीं है कि मैं प्लान की दोबारा अगले साल गेट दूँ, फिलहाल तो मैं इसी रैंक से अभी खुश हूँ। हालांकि इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल। बट ऐसा कि मैं अगले साल दूँ ऐसा अभी नहीं है। चलिए, आज के डिस्कशंस को हम यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशंस में हमारे साथ होंगे मिस्टर प्रतीक। प्रतीक शायद अनमोल आपके ही बैचमेट थे, करे ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया 33 रैंक। और डे आफ्टर टुमारो हमारे साथ होंगे चिट्टीपाल अखिलेश। गेट 2025 में ही सिक्योर 28 रैंक। ये भी आपके ही बैचमेट हैं, ठीक है, जी आपके ही ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स इसे देख पा रहे हैं, पूरी टीम, जितनी भी हमारी एआईआई के जो भी मेंटर्स हैं, हर तरफ, हर किसी की तरफ से मैं चाहूंगा कि अनमोल, ये तो अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। आगे जो भी अचीवमेंट्स आपके रास्ते में आए, मैं चाहूंगा हर वो अचीवमेंट्स आपके नाम हो। विश यू टन्स ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सर, एंड थैंक्स अ लॉट टू होल एआईआई टीम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।